हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है, कौन कौन आ चुका है? जितने भी लोग आ चुके हैं एक बार मुझे यस करके यहाँ पर बता दें, जिससे कि मैं अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर चलूँ। ठीक है। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ भी आ रही होगी, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और आज का ये जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कल आपकी क्लास हम नहीं ले पाए थे, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और आज के इस लेक्चर में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके लिए एकदम बेसिक, मतलब एकदम फंडामेंटल की तरह काम करेगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। हालांकि अगर आप देखें तो रिएक्शन मैकेनिज्म की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है आपकी। मैं नेचर ऑफ अटैकिंग स्पीसीज और जो आप कहें, अगर आप कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट भी एक प्रकार से आपके रिएक्शन मैकेनिज्म का ही पार्ट आप मान सकते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पर रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको डिटेल में रिएक्शन मैकेनिज्म को अब हम वन बाय वन डील करने वाले हैं, डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर चाहूंगा कि आप लोग जो भी चीजें पढ़ रहे हैं यहाँ पर उनको अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहें, क्योंकि इन चीजों का अब आगे जो भी पीछे आपने चीजें पढ़ी हैं उनका आगे यूज होता चला जाएगा और वो बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए होने वाली है। अगर कोई भी चीज आप पीछे वाली भूलते हैं तो आगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। चलिए बिना समय गवाए मैं आपको बता दूं, जो लोग यहाँ पर पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं उन लोगों को मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है डॉक्टर विशेष पारासरी। आप मुझे श्लोक सर के नाम से भी बुला सकते हैं। और यहाँ अभी मैं एसएस हॉस्पिटल में इंटर्न की पोस्ट पर हूँ, आईएमएस बीएचयू में, जहाँ पर आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होगा एमबीबीएस करने का। तो यहाँ पर मुझे 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है नीट और एम्स के लिए। आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर भी मैं पिछले 2 सालों से नीट और एम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ और वहाँ मुझे फास्ट स्टार्टर अवार्ड भी मिल चुका है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर रोज रात 10 बजे अल्टरनेट डे पर मैं आपके लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेशन लेकर आता रहता हूँ। ये मेरा छोटा सा इंट्रो था। आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म को। रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। और आपके लिए मैं बताऊं टाइप ऑफ रिएक्शन से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म में जो हम आगे चल के रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं उसमें टोटल कितने प्रकार की रिएक्शन आपको पढ़नी है। तो टोटल 4 प्रकार की रिएक्शन आपको पढ़नी रहती हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी 3 ही रिएक्शन लिखी होंगी। चौथी रिएक्शन मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको वो पढ़ा चुका हूं। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वो 4th टाइप की रिएक्शन है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर एडिशन रिएक्शन की। क्या होती है एडिशन रिएक्शन, अभी मैं आपको आगे चल के डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। आज पूरा का पूरा लेक्चर एडिशन रिएक्शन पर होगा, पूरा खत्म आज हम कर देंगे। ठीक है ना इसको। फिर उसके बाद आपकी दूसरे प्रकार की रिएक्शन आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरे प्रकार की आती हैं एलिमिनेशन रिएक्शन और चौथी आपकी होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है आई होप कि आपको याद हो, तो मैंने आपको पढ़ा दी है आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट में। ठीक है ना। रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन में मैंने आपको रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है आपको पढ़ा दिया है। उससे पहले आइए हम बात करते हैं यहाँ पर, आज भी इसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है ना। और सबसे पहले आज मैं आपको डिटेल में चर्चा करने वाला हूं एडिशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है ना। क्या होती है एडिशन रिएक्शन इसके बारे में बताएंगे। थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं अभी आपको दे दूं इसके बारे में कि एडिशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है। रीअरेंजमेंट के बारे में तो पढ़ चुके हो। एडिशन का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐड। ऐड का मतलब होता है किसी चीज का ऐड होना। मतलब आपके पास कोई भी रिएक्शन जब होती है, मैं हमेशा आपको बताता हूं रिएक्शन के दौरान एक रिएक्टेंट होता है और उस रिएक्टेंट से आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इस पर कोई चीज ऐड होती होगी एडिशन रिएक्शन के दौरान और देन आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती होगी, फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता होगा। ठीक है ना। तो यही एडिशन का मतलब किसी चीज का ऐड होना। अब क्या चीज ऐड हो रही है उसके हिसाब से ये रिएक्शन 3 प्रकार की हो जाती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है तो हम इस रिएक्शन को कहने लगेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना। दूसरी बात यहां पर कि न्यूक्लियोफाइल अगर ऐड होता है तो वो रिएक्शन कहलाएगी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
वैसे ही अगर आपका ऐड होने वाली स्पीशीज फ्री रेडिकल है तो कहलाएगी आपकी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एडिशन का सिंपली मतलब होता है ऐड होना। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर कोई चीज आकर ऐड हो जाएगी, क्या चीज ऐड होगी, उसके हिसाब से 3 प्रकार की हमने देख ली। इनके मैं चाहूंगा कि यहीं पर आप एग्जाम्पल भी याद करके रखें, क्योंकि ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं ये वाला जो चार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको इसी चार्ट की जरूरत पड़ेगी। तो एडिशन रिएक्शन की जो देते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है आपकी एल्कीन की। एल्कीन में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल ऐड होकर होता है आपका। ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन। हमेशा एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप में आकर अटैक करेगा। डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसका एग्जांपल है, एल्कीन का। आइए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी एल्डिहाइड में और कीटोन में, जिनको हम कार्बोनिल कंपाउंड भी कहते हैं। यहां पर पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इस वजह से ये कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रोफिलिक नहीं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। फ्री रेडिकल भी आपका एल्कीन में ही देखने को मिलता है, ये एक प्रकार का स्पेशल केस होता है, तो ये हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको मैं अभी थोड़ा सा बता दूं कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी आपको किस में देखने को मिलती है, एल्कीन में ही देखने को मिलती है। ठीक है ना। अब बात आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड मेरे पास हुआ, जैसे कि अगर थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा हो तो आपने मुझसे पढ़ा होगा, यहां पर आपने पढ़ा होगा मुझसे रेजोनेंस इफेक्ट। उसमें रेजोनेंस इफेक्ट में हमारा सबसे फेवरेट कंपाउंड क्या था, आपकी बेंजीन रिंग। और बेंजीन कैसी होती है, एरोमेटिक होती है। आपको पता है कि प्रत्येक बेंजीन रिंग पर एक हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ होता है। प्रत्येक बेंजीन रिंग नहीं, बेंजीन रिंग के प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है। और यहां पर अटैक किसका करवा रहे थे हम, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल का। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर यहां अटैक करता है और उसी दौरान आपका यहां से H+ निकल जाता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। पहले H+ निकला और उसकी जगह पर पॉजिटिव चार्ज निकला, और पॉजिटिव चार्ज वाले ने ही वहां पर अटैक कर दिया। तो इस तरीके की रिएक्शन आपकी कहलाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना। अगर न्यूक्लियोफाइल जाता तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ये सब्स्टिट्यूशन करवाया जा रहा होता फ्री रेडिकल की वजह से तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी हो जाती। टोटल 3 प्रकार की हैं। अटैक करने कौन आ रहा है उसी के बेसिस पर हम इनको डिवाइड कर देते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए मैं आपको दिखा दूं, यहां पर अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी होती है, एरोमेटिक कंपाउंड। सभी के सभी एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी होती है, एलिफेटिक हैलाइड एंड एसिड के डेरिवेटिव। क्या एरोमेटिक हैलाइड नहीं देते, देते हैं। स्पेशल कंडीशन होती है उनके बारे में, स्पेशल चीज के बारे में स्पेशल मतलब जब भी बात करेंगे, जब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, स्पेशली उनके लिए बात करेंगे। नेक्स्ट आता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, ऑल एल्केन नॉन पोलर होती हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं। और दूसरा एग्जांपल है एलाइलिक ब्रोमिनेशन। ये दो ही आपके सिलेबस में, बस 2 ही एग्जांपल हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगर कोई आगे चल के रिएक्शन आती है तो उसमें हम डिटेल में आपको पढ़ाते रहेंगे, तो ये याद होने चाहिए आपको। अब आती है बात यहां पर एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एलिमिनेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, एलिमिनेट होना। एलिमिनेट का मतलब निकलना, कोई चीज निकल कर जा रही होगी। क्या कोई चीज ऐड होगी, क्या ऐड कुछ नहीं होगी। जैसा सब्स्टिट्यूशन में होता था, निकल भी रहा है ऐड भी हो रहा है, यहां पर केवल और केवल निकलेगा और कोई भी ऐड नहीं होगा। एक प्रकार से मैं ये भी कह सकता हूं यहां पर कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है एडिशन की। देखिए एडिशन में केवल ऐड हो रही थी चीजें आकर, यहां पर केवल निकल कर जाती हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। टोटल एलिमिनेशन हम 2 प्रकार के यहां पर देखते हैं कि कहां से एलिमिनेशन हुआ। तो 1,1 एलिमिनेशन होता है, 1,2 एलिमिनेशन होता है। एक ही एलिमेंट से अगर 2 चीजें निकल कर जा रही है, मतलब एक ही कंपाउंड। अब आपका देख लीजिए, अगर मैं आपसे, चलिए डिटेल में आगे चल के बताएंगे, क्योंकि आज का लेक्चर अगर मैं समझाने लगूंगा बहुत बड़ा हो जाएगा। इस बात का मैं आपसे दावा करता हूं यहां पर कि अगर आपने एक बार ये पढ़ लिया, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, इस बात की 100% गारंटी है। ठीक है ना। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा समझ लीजिए, 1,1 मतलब एक ही जगह से 2 चीजें निकल कर जाएं, एक ही जगह से निकल हो रहा है एलिमिनेशन, तो वो आपका यहां पर 1,1 एलिमिनेशन कहलाएगा, या इसको हम अल्फा एलिमिनेशन भी कहते हैं।
यहां पर आपका 1,2 इलिमिनेशन, इसको हम अल्फा बीटा इलिमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। 3 एग्जाम्पल हैं इलिमिनेशन के, डिहाइड्रेशन, डीहेलोजिनेशन और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मैंने ब्रीफ में तो नहीं, छोटा सा इंट्रो आपको अच्छे से दे दिया है। अब यहां पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आज एडिशन रिएक्शन के बारे में। आई होप कि आपको यहां तक अभी तक समझ में आया होगा, और आप इसको हमेशा जब भी आप रिवाइज करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म को, सबसे पहले इस पेज को रिवाइज करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज आपका यही है। कुछ पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन इसको जरूर पढ़ना, ठीक है। तो आइए हम बात कर लेते हैं डिटेल में आपके एडिशन रिएक्शन के बारे में। और एडिशन रिएक्शन में भी सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता होगा, इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कौन देता है, अभी पीछे मैंने आपको चार्ट दिखाया था, उसमें आपका लिखा हुआ था क्या कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देता है आपका, ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। तो एल्कीन को ही ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं आखिरकार इस रिएक्शन में होता क्या होगा। ध्यान से मेरे पास जो है वो यहां पर सुनते रहिएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए ये क्या है, एक एल्कीन मेरे पास है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच में क्या है आपका डबल बॉन्ड है, एल्कीन है आपकी, और यहां पर एक अटैकिंग स्पीसीज मैंने ले रखी है एक्स बाई। अब एक्स बाई में क्या है, हमने देखो जरा एक्स वाई लिया है। अगर मैं इस एक्स वाई को तोड़ रहा हूं तो मैंने माना कि एक्स के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज और बाई के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, ये हमने एज्यूम करके रखा है। अभी क्या होता होगा आगे चल के डिटेल में आपको समझाएंगे। हमने ऐसे इन जनरल एक्स वाई आपका मान लिया है। अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये ब्रेक करता है यहां पर, और ये ब्रेक करने के बाद ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी की पूरी ट्रांसफर हो जाती है एक कार्बन पर। चूंकि हमने माना कि ये बॉन्ड टूटा और यहां ये इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, तो इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव, इसके बगल वाले कार्बन पर इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब आपके मन में ये भी बात आएगा कि इसी पर निगेटिव क्यों आया, कुछ भी आप मान सकते हैं, आप इस पर भी निगेटिव मान सकते हैं, इस पर भी प्लस मान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल हैं। तो हमने अपनी सुविधा अनुसार इस वाले को क्या मान लिया, यहां पर इस पर मान लिया कि इस पर ये निगेटिव चार्ज आ रहा होगा, ठीक है ना। अब मैं अच्छे से आपको और साफ करके यहां पर दिखा दूं, आपको दिखाई दे ही रहा होगा। अब क्या होगा आप बताइए, पढ़ क्या रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हो, मतलब फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो यहां इस एक्स वाई में कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, एक्स प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज कैसी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाती है। इस वजह से इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, और ये तुरंत अटैक करेगा इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज पर। जैसे ही अटैक करेगा यहां पर, तो ये वाली स्टेप कहलाती है आपकी स्लो स्टेप, और जो स्लो स्टेप होती है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ये केमिकल काइनेटिक्स में मैंने आपको बताया होगा, अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा, ठीक है ना। अभी फिजिकल केमिस्ट्री की क्लासेस मेरी अनअकैडमी पर चल रही हैं, रोज दोपहर 3:30 बजे, तो वहां पर अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहां पर एक्स माइनस अटैक करेगा, और ये फर्स्ट स्टेप में अटैक करेगा, स्लो स्टेप कहलाएगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। जैसे ही इसने अटैक किया, इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा खत्म, और यहां पर ये आकर जुड़ गया, किसके ऊपर बचेगा, सॉरी पॉजिटिव नहीं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा खत्म, और ये एक्स के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा खत्म। ये यहां पर आकर जुड़ गया है। अब बताइए अब क्या होगा, अब इस वाले कार्बन पर अभी भी चार्ज बचा हुआ है, तो अब इस पर कौन अटैक कर देगा, सेकंड स्टेप में अटैक कर देगा ये बाई। और ये सेकंड स्टेप कैसी होती है आपकी, फास्ट होती है, और ये उसके बाद आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगी। एक कार्बन पर देखो आपका बाई आकर लग गया, और एक कार्बन पर एक्स लग गया। पहले कौन अटैक किया, एक्स प्लस अटैक किया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। यही कारण है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। इन जनरल आपकी बातें आपको समझ में आ गई होंगी यहां पर, और ये सारी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी। अब ऐसा ही होगा आगे जितनी भी एल्कीन आप पढ़ेंगे वो सारे में ऐसा ही कुछ होगा। एक रिएक्टिंग स्पीसीज मतलब एक अटैकिंग स्पीसीज आपको दे दी जाएगी, उसमें से आपको ये देखना है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है। जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो पहले अटैक करेगा, बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, भले ही इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो, लेकिन अटैक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का होगा। पहले कौन अटैक करेगा, इस बेसिस पर इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पड़ा हुआ है। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये क्या था बोलो, ये क्या था, ये था आपका रिएक्टेंट। ये क्या था, रिएक्टेंट।
और इधर क्या बना दिया आपने, प्रोडक्ट बना दिया। अगर आपको याद हो, आप मुझसे स्टार्टिंग से अगर ब्रह्मा सीरीज हमारी देख रहे हैं तो मैंने आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट बताए होंगे, और ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और बीच में ये कौन बन रहा है, कंप्लीट होते समय रिएक्शन के बीच में बनने वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट। बताओ क्या है, कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटाइन। तो बताओ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, कार्बोकैटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। अगर कहीं पर कार्बोकैटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो पहले भी बताया है, अब फिर से बता सकते हैं कि वहां पर आप रीअरेंजमेंट जरूर कराओगे, ठीक है ना। कार्बोकैटाइन की एक प्रवृत्ति होती है, ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। अगर कहीं 1 डिग्री कार्बोकैटाइन बनेगा तो पहले उसको 2 डिग्री कार्बोकैटाइन में बदलोगे, उसके बाद निगेटिव वाला ये जो अटैक कर रहा है ना Y माइनस, ये तब अटैक करेगा जब ये खुद को स्टेबल कर लेगा। अगर कहीं पर 2 डिग्री है तो वो पहले 3 डिग्री में जाएगा और उसके बाद ये Y माइनस वहां पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल बाद में वहां पर अटैक करता है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन है, ठीक है ना। अब यहां पर जरा देखिएगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको, 3 एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं, आपको इसमें बताना है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा, कौन पहले अटैक करेगा, ठीक है ना। जैसे कि मेरे पास HX यहां पर है, HX में बताइए, जब मैं काटूंगा, X का मतलब होता है हेलोजन, H का मतलब हाइड्रोजन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा कौन, X माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा इसकी तुलना में, तो ये यहां पर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अब कौन अटैक करेगा, H प्लस आयन पहले यहां पर अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल H प्लस आयन है। यहां जरा देखिए, ये है आपका HOH, HOH क्या होता है, वाटर, और वाटर जब भी टूटता है तो आपका H प्लस और OH माइनस में टूटता है। वाटर से भी कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकल कर आएगा, वाटर से निकल कर आएगा आपका ये H प्लस, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और यहां पर HOCl मैंने ले लिया, अगर इसको आप तोड़ोगे तो आप बताइए, HOCl में ऑक्सीजन है और क्लोरीन है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आई होप कि आपको ये दिखाई दे रहा हो, नहीं दिखाई दे रहा तो यहां पर मैं कर दे रहा हूं। ये है आपके पास HOCl, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या क्लोरीन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बॉन्ड के टूटने पर यहां पर माइनस और यहां पर आपका प्लस आ जाएगा। तो यहां पर बताइए कौन मिलेगा आपको इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कौन करेगा, क्लोरीन प्लस, क्लोरोनियम आयन, ठीक है ना। ये आपका यहां पर काम करेगा, क्लोरीन प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, और यहां पर OH माइनस जो है वो आपका यहां पर किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी, इन जनरल सारी बातें आपकी हो गई। यहां पर आप मुझे बताइए रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन बन रहा है, बोलो ना। रिएक्शन इंटरमीडिएट है आपका कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन मैकेनिज्म फॉलो होगी नहीं होगी, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन पर इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी। आगे चल के डिटेल में आपको बताएंगे। फिलहाल अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखा देता हूं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अभी यहां पर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोफाइल कहां करेगा, स्लो स्टेप में अटैक करेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, और वही आपका फर्स्ट स्टेप में पहली बार अटैक कर रहा होगा। ये जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा पॉइंट है, मार्कोनिकॉफ रूल। आप यहां पर बहुत ज्यादा अगर आप बनाओगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन आपको ज्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना, आगे चलकर हम पूरी सारी चीजें आपको बताएंगे कि आखिरकार मार्कोनिकॉफ रूल हम क्यों यूज कर रहे थे। अभी फिलहाल समझिए, ये जो इलेक्ट्रोफाइल आपका फर्स्ट स्टेप पे अटैक कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल जब भी आप अटैक कराओगे एल्कीन पर, वो कराओगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल को मैंने शॉर्ट में MKR लिख दिया है, ठीक है ना। इसका जस्ट अपोजिट होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब मार्कोनिकॉफ ने जो बताया उसके अपोजिट अगर काम करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो दोनों की चर्चा करेंगे, डिटेल में करेंगे। फिलहाल समझ लीजिए कि MKR होता क्या है और ये कहता क्या है। सामने आपके लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि आखिरकार MKR कहता क्या है और क्यों इसका यूज किया जाता है। ये भी आपको समझा देंगे कि क्यों इसका यूज किया जाता है अटैक करवाने के लिए। ध्यान से देखिएगा, द रूल इज स्टेट्स दैट, ये रूल कहता है निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल, मतलब वो मॉलिक्यूल जो ऐड होने आ रहा है एल्कीन पर, उसका निगेटिव वाला पार्ट कहां पर अटैच होगा, ये एल्कीन के उस कार्बन पर अटैच होगा
जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं, तो आपको इन दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पर देखना है किसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे उसी के ऊपर आप निगेटिव वाला पार्ट अटैक करा दोगे, ठीक है ना। आई होप कि समझ गए होंगे। नहीं समझे हो तो आइए सीधे सीधे एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाते हैं, ठीक है ना। आइए यहां पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल बाद में समझोगे, पहले यहां पर आ जाओ, पहले हमारी तरफ देखेंगे सभी लोग। यहां पर जरा देखो, एक एग्जाम्पल है मेरे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखना, आपको दिखाई दे रहा होगा मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला। मार्कोनिकॉफ ने बोला था कि निगेटिव वाला पार्ट वहां अटैक कराओगे जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। कहां, डबली बॉन्डेड वाले कार्बन पर देखना है और कहीं पर मत देखने लगना। मान लीजिए मेरे पास क्या है, HBr का अटैक मुझे कराना है। HBr का है, अपने आप में एक HX है, मैं कह सकता हूं HX कह सकता हूं। मान लीजिए जब भी ये टूटेगा तो H प्लस और Br माइनस में टूटेगा ना, H प्लस और Br माइनस में टूटेगा। निगेटिव वाला पार्ट कौन, निगेटिव वाला पार्ट कौन है आपका, निगेटिव वाला पार्ट है यहां पर ये Br माइनस। तो अगर आप सीधा सीधा इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से आपका ये Br माइनस कहां पर अटैक करना चाहिए। देखिए यहां पर क्या है आपका, एक हाइड्रोजन है और यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है आपके, 2 हैं। तो ये क्या करेगा, यहां पर अटैक करेगा, किस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। और यहां पर जब अटैक करेगा, आप मुझे बताइए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा हो, मुझसे छुपा ना हो, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे इसी से, ठीक है ना। यहां पर आपका Br अटैक कर दिया और यहां पर आपका ये CH3 हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ये आखिरकार मार्कोनिकॉफ रूल लगा क्यों रहे हो, ठीक है ना। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं इसके बारे में। ऊपर क्या लिखा है उसकी तरफ अभी मत देखिए, जो मैं समझा रहा हूं बस ये समझिए। मान लीजिए मेरे पास कोई एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। इसमें 2 पॉसिबिलिटी है आपकी कि मान लीजिए पॉसिबिलिटी नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। यहां से ये बॉन्ड टूटा, इसके ऊपर निगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, आइए जरा देखिए, यहां पर ये हो जाएगा ना CH3CH प्लस और यहां पर आपका CH2 माइनस, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और दूसरी कंडीशन की अगर बात करें, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 CH, यहां पर हो जाएगा आपका ये CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर मैंने आपका ये बॉन्ड काटा, अब मैंने बदल दिया, अब मैंने इसके ऊपर निगेटिव और इसके ऊपर कर दिया क्या, पॉजिटिव। ध्यान से मेरी बात देखना, यहां पर ये बन जाएगा CH3CH नेगेटिव और CH2 पॉजिटिव। ध्यान से मेरी बात देख लेना। अब क्या होगा बताइए, अटैक कौन करता है पहले, भैया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हो तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। पहली वाली कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा निगेटिव पर, यहां पर अटैक करेगा। जैसे इस पर अटैक करेगा ये निगेटिव चार्ज यहां से हो जाएगा खत्म, बचेगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज बचेगा, यानी कि कार्बोकैटायन बचेगा। और कार्बोकैटायन कैसा बनना है बताओ, यहां पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है। जबकि इस वाले में देखो, कंडीशन नंबर 2 में देखो, बताओ यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा तो कहां अटैक करेगा, इस वाले पर अटैक करेगा, इस वाले पर अटैक करेगा। जैसे इस वाले पर अटैक किया तो ये निगेटिव चार्ज खत्म, बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर पॉजिटिव चार्ज कहां आया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन पर आया। किस पर आया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन पर आया। मतलब ये कैसा बना आपका, सॉरी 1 डिग्री कार्बन पर आया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना, ठीक है ना। 1 डिग्री कार्बोकैटायन आपका ये बन गया। ध्यान से मेरी बात सुनते रहना, अगर ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन यहां पर बना है, ये 2 डिग्री बना है, आप मुझे बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, या 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। सबको पता होगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो आप किसको ज्यादा बनाना चाहोगे, आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल बनना चाहिए या अनस्टेबल बनना चाहिए, स्टेबल बनना चाहिए। बस यही चीज देखी थी मार्कोनिकॉफ ने और अपनी ट्रिक बना दी, अपना रूल बना दिया कि हमारे रूल के हिसाब से अटैक करा दो। बताओ कोई रूल में रूल है या फिर आपका ये कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है।
भैया ये तो कार्बोकेटायन मैकेनिज्म है, जब रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन ही रहा है तो आप तो उसको स्टेबल बनवाना चाहोगे ना, अनस्टेबल तो बनवाना नहीं चाहोगे। यही कारण है यहां पर उन्होंने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रूल दे दिया। कैसे रूल दे दिया आप खुद सोचिए, अगर 2 डिग्री कार्बोकेटायन आप बना रहे हो तो जहां पर कार्बोकेटायन ये बन रहा है इस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम दिखाई दे रहे हैं ज्यादा, देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहां पर कम दिखाई दे रहे हैं, यहां पर देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो निगेटिव वाला यहीं पर तो आकर बाद में अटैक करेगा ना, तो निगेटिव वाला कहां अटैक करेगा, वहां जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। समझ में आ गया ना, यही पूरी कहानी ऊपर लिखी हुई है और कुछ नहीं लिखा हुआ। तो मार्कोनिकॉफ रूल आपका जो है वो कुछ और नहीं है, क्या है, सिंपली कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म है। आई होप कि ये पूरी चीज आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन आप अपने इतना चीज बार बार करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। जब आपके पास रूल आ ही गया है, जब सब लोग कह ही रहे हैं कि मार्कोनिकॉफ का रूल यूज कर लो तो हम भी कर लेंगे, लेकिन अंदर की कहानी हमने आपको समझा दी कि मार्कोनिकॉफ रूल आखिरकार निकलकर कहां से आया है, ठीक है ना। एक जगह ऐसी आएगी जहां पर मार्कोनिकॉफ रूल भी काम नहीं करेगा, वहां पर आपको कार्बोकेटायन मैकेनिज्म का ही यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो वो इस वजह से मैंने आपको ये समझाया अंदर वाली बात। आइए मैं आपको अब ऊपर क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में समझते हैं। ऊपर में केस 1 लिखा है हमने और नीचे केस 2 लिखा है। जब केस 1 की बात की तो देखो यहां पर ये बना कार्बोकेटाइन 2 डिग्री वाला, और जब केस 2 की बात की तो 1 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन यहां पर बन रहा था। ये 2 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन है, ये 1 डिग्री वाला है। कौन ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री वाला। तो बताओ Br माइनस कहां जल्दी अटैक करेगा, 2 डिग्री वाले पर। तो मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, ये बनेगा। क्या ये वाला नहीं बनेगा, बनेगा, बहुत ही कम मात्रा में बनेगा। अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाना खुद ही नहीं चाहोगे, रिएक्शन भी किस तरफ ज्यादा जाती है, उस तरफ ज्यादा जाती है जहां प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बन रहा हो। ये रिएक्शन किस तरफ ज्यादा प्रोसीड करेगी, उस तरफ ज्यादा जाएगी जहां पर स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही होगी। तो मेजर प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में कौन सा बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जहां पर हो रहा हो, ठीक है ना। क्या ये एंड मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बन रहा है, यस ये मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बन रहा है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और चीजें आपको बताते हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं। क्या, आइए नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको देखो। नोट में लिखा हुआ पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखना कि मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है वो वैलिड होता है कब तक, आपका तब जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा। और इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन प्रिफर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। केवल मार्कोनिकॉफ रूल तभी लगाओगे जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन से मेरा मतलब है यहां पर कि डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड, डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम हो गए तब तो यहां मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। तब किसको प्रेफरेंस दोगे, तब प्रेफर करोगे कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म को। मतलब जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा होगा, नेगेटिव वाला पार्ट वहीं जाकर अटैक करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रही है ना मेरी बातें, आई होप समझ में आ रही होंगी। चलो एग्जाम्पल नंबर ये देखो, इस वाले एग्जाम्पल में देखो, इस वाले एग्जाम्पल में देखो, यहां जरा देखो, ये एल्कीन आपको दे रखी है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। हमको क्या देखना है, डबली बॉन्डेड कार्बन। ये डबली बॉन्डेड है, ये डबली बॉन्डेड है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल हो गया ना तो ये क्या हो जाएगा आपका, मार्कोनिकॉफ लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो भैया। अनसिमेट्रिकल है तो लगा सकते हो, कम वाले पे नेगेटिव वाला अटैक करा दो। अब जरा देखो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गए, हो डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड जरा देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम हो गए। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है तो आप मुझे बताइए क्या यहां पर अब मार्कोनिकॉफ रूल लग सकता है। मार्कोनिकॉफ तो ये कहते थे कि निगेटिव वाला वहां अटैक करा दो जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या कम। कहां अटैक कराओगे, नहीं लगा सकते। अब क्या लगाओगे, अब लगाना पड़ेगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन वाला। जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पर अटैक करवाओगे। आइए जरा देखते हैं इस वाले एग्जाम्पल में कहां पर आपका अटैक होगा, ठीक है ना। आइए सेम वाला एग्जाम्पल मैंने नीचे उतार कर रखा है, यही वाला एग्जाम्पल मैंने यहां पर उतार कर रखा है, इसको मैं डिटेल में आपको यहां पर समझाता हूं, जरा ध्यान से देखना। यहां पर हमारे पास ये है, 2 पॉसिबिलिटी है, हमने इसको काटा। एक बार पॉजिटिव चार्ज हमने इस पर भी लाकर देखा और सेम पॉजिटिव चार्ज हमने इस पर भी लाकर देखा।
आप बताइए, कह रहा है कि इस पर अगर मैं HBr का अटैक करा दूं तो HBr कहां पर जाकर अटैक करेगा। हमने पहले वाले कार्बन को A नाम दे दिया और दूसरे वाले को हमने B नाम दे दिया। A पर जाकर Br माइनस अटैक करेगा या फिर आपका B पर जाकर अटैक करेगा Br माइनस। तो आपको जाहिर सी बात पता है कि देखो ये वाला तो सिंपली क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, बोलो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना, लेकिन ये वाला क्या है आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। दिखाई दे रहा होगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है या 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इस वजह से आपका ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो Br माइनस कहां पर जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यानी A पर जाएगा Br माइनस, और इसका HBr का जो H प्लस है वो B पर जाकर अटैक करेगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो सभी लोग एक बार मुझे बता दें, सभी लोग एक बार मुझे बता दें, आप बताइए क्या मार्कोनिकॉफ रूल हर जगह लगाओगे? हर जगह एल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा? नहीं, हर जगह मार्कोनिकॉफ रूल आपका नहीं लगेगा। कहां लगेगा? केवल और केवल लगेगा आपका तब जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो मार्कोनिकॉफ नहीं लगा सकते। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल समझ रहे हो ना, मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन सेम है तो सिमेट्रिकल मान लो। और अगर आपके अलग अलग हैं, डिफरेंट दे रखे हैं, जैसे एक के पास एक H हो, दूसरे के पास 2 हाइड्रोजन हो, जैसे कि यहां पर है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो उसमें आप क्या लगा दोगे, वहां पर आप मार्कोनिकॉफ लगाओगे। अगर नहीं है तो नहीं लगाओगे, फिर क्या लगाएंगे, अपना पुराना कॉन्सेप्ट जहां से मार्कोनिकॉफ को निकाला गया था। ठीक है ना, कौन सा, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है हमारा, कार्बोकेटाइन है। ये मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं किसमें, HW में। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है कि कैसे इसका आंसर आएगा, इन तीनों में से कौन सा आंसर इसका सही होगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। एज रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन, तो यहां पर रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा ही होगा, रीअरेंजमेंट होगा ही होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, कार्बोकेटाइन बिना रीअरेंज करे रह ही नहीं सकता। आइए एक मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मेरे पास ये एल्कीन है, अटैक करवा रहे हैं यहां पर HCl का, बताइए मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, आया हुआ क्वेश्चन है, आइए कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखिए, जब ये बॉन्ड टूटेगा आप बताइए यहां पर आएगा कौन, +1। यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है +1 नहीं, यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो ये क्या हो जाएगा, आपका 1 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। जाहिर सी बात है, बताइए कौन सा बनाना चाहोगे, ये 2 डिग्री वाला बनाना चाहोगे तो बताइए H प्लस आयन कहां पर अटैक करेगा, यहां पर प्लस तो यहां पर आएगा माइनस, यहां पर माइनस आएगा तो H प्लस आयन यहां पर अटैक कर जाएगा। जैसे H प्लस ने अटैक किया, ये हो गया 2 डिग्री। क्या ये 2 डिग्री यहीं पर बना रहेगा या शिफ्ट कर सकता है? जैसे ये 2 डिग्री बना, इसके बगल में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 3 डिग्री में बदलना चाहेगा। कार्बोकेटाइन की प्रवृत्ति है अपने आप को स्टेबल करना, तो यहां पर क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगी। इसके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड शिफ्ट होती है, हाइड्राइड शिफ्ट से ये क्या हो जाएगा आपका, ये 3 डिग्री में चेंज हो जाएगा। अगर ये रिएक्शन आपने नहीं पढ़ी है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं, तो आप आज ही टाइप करें यहां पर रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म बाय डॉक्टर श्लोक, या फिर आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी टॉपिक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज का पढ़ना चाहते हो, उसका टॉपिक का नाम लिखो और डॉक्टर श्लोक लगा दो। उसके बाद यूट्यूब पर वीडियो आ जाएगी, उसको देख डालो। चाहे आप 11th के हो, 12th के हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज से बाहर कुछ नहीं आएगा, इस सीरीज से बाहर कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लाकर दे रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। अब जाकर यहां पर क्या करेगा, Cl माइनस अटैक करेगा और मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। मेजर प्रोडक्ट आपका ये हो जाएगा। अब इसमें आपकी IUPAC पूछ सकता है, ठीक है ना, IUPAC नाम दे रखा होगा तो आप IUPAC इसकी करके बता दोगे। आई होप कि आपको IUPAC तो आती होगी। चलिए, तो ओवरऑल ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर इतना ही है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, और इससे ज्यादा नहीं है। ज्यादातर मैक्सिमम केसों में आप क्या करवाओगे, हर समय आप अटैक, ज्यादातर केसों में आप MKR के थ्रू ही करवाओगे। ये चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम जगह MKR के थ्रू ही आपका अटैक होगा।
और उसके बाद अगर MKR नहीं लगता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो क्या करोगे, तो आप कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म में जाना। कहां जाओगे, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म में जाओगे। हमेशा मार्कोनिकॉफ वाला ज्यादातर जगह अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर मेजर प्रोडक्ट ना पता पाओ तो आप कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म को यहां पर देख लेना, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म आपका यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन आपका और बनता है यहां पर कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन कैसे देखोगे। भाई एल्कीन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्कीन पर कौन अटैक कर रहा है, एल्कीन पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। पूछा जाता है कि कहां पर, कौन सी एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल सबसे जल्दी अटैक करेगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये कैसे निकालोगे, भाई जहां पर इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा वो रिएक्टिविटी उसकी एल्कीन की ज्यादा हो जाएगी। क्यों अटैक करेगा, आप खुद बताइए। कोई भी एल्कीन अपने ऊपर इलेक्ट्रोफाइल को जल्दी अटैक कब करवाएगी, तब जब वो अनस्टेबल होगी या वो जल्दी से यहां पर वो करना चाहेगी, या फिर ऐसे छोड़िए, ये सब छोड़िए वरना कंफ्यूज हो जाओगे। आप सीधे सीधे जाइए कि अगर आपसे पूछा जाए रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, कौन सी एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति ज्यादा रिएक्टिव होगी, तो आपको क्या करना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट देख लेना है। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनना था, याद करो, कार्बोकेटाइन। जहां जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पर वो एल्कीन भी क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी। किसके प्रति, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो कुछ नहीं देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देख लेनी है। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किससे चेक करते थे, याद आया, स्टेबिलिटी को तो चेक करने का एक ही रूल था, RHI रूल। अब इस RHI रूल को अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो। यही तो खास बात है हमारे राही रूल की। क्या खास बात है, जरा ध्यान से देखो। क्या बताइए, कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। दोनों तरीके का रेजोनेंस हो सकता है, आपका +R भी लग सकता है और यहां पर -R भी लग सकता है। आप बताइए, अगर कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना है तो आप कौन सा लगाना चाहोगे, +R लगाना चाहोगे या -R। जाहिर सी बात है, +R का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाओगे तभी तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। अगर मान लीजिए यहां पर मैंने -R लगा दिया तो -R क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, कार्बोकेटाइन और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मतलब अगर आपको लगाना है तो मैं ये कह सकता हूं, प्लस का राही आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अगर यहां पर माइनस का राही लगा हुआ हो तो माइनस का राही का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन में तो प्लस माइनस होता नहीं है, यानी कि प्लस का R और माइनस का R, समझ में आ रहा है ना, प्लस का I और माइनस का I। अगर प्लस का R प्लस का I लगा हुआ है तो वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को बढ़ा देगा, और अगर माइनस का R माइनस का I लगा हुआ है तो वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को कम कर देगा। डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटाइन में काम करता है या नहीं करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन इंडक्टिव पे जाने से पहले आप हाइपर कॉन्जुगेशन को दोगे। ये हमारा क्या है, ट्रिक है आपकी। क्या है, सबसे पहले रेजोनेंस देखो, अगर रेजोनेंस लग रहा है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस से देख लो। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन है, अगर रेजोनेंस नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन से देखो। जहां पर जितनी ज्यादा अल्फा का हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन भी ना लगे तब जाकर इंडक्टिव से आओगे, वरना कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। इंडक्टिव तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में कहानी खत्म हो जाती है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन अल्टीमेटली क्या निकल कर आया कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करती है। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए ट्रिक क्या बताई थी, राही रूल। जो लगातार पढ़ रहे हैं वो इसका यूज करना जानते हैं कि कैसे राही रूल का यूज करना है। अगर आपको नहीं आता तो आप हमारी चेक कर सकते हैं कार्बोकेटाइन वाली वीडियो। कार्बोकेटाइन डालिए, डॉक्टर श्लोक लिखिए, आ जाएगी वीडियो, यूट्यूब पर देख लीजिए, ब्रह्मास्त्र सीरीज। एक एग्जाम्पल आइए आपको करवाते हैं और इसके थ्रू आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपकी एल्कीन दे रखी है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर भी दे रखी है, यहां पर भी देखिए। खास बात क्या है, जरा ध्यान देखिए। यहां पर आपका डबली बॉन्डेड कार्बन से 2 CH3 लगे हुए हैं, यहां पर एक CH3 और यहां पर एक भी CH3 नहीं लगा हुआ है। यहां रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस तो होगा नहीं। तो अब किसके ऊपर बात करोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से।
हाइपर कॉन्जुगेशन, ये कार्बन से लगा हुआ ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन। बताइए कहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा? यहां ज्यादा होंगे, यहां ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहां आपके कम होंगे और यहां से भी कम होंगे। लेकिन आपको यहां पर स्टेबिलिटी तो आपने देख ली, स्टेबिलिटी तो आपने देखी, ठीक है ना। अब यहां पर जरा देखिए, स्टेबिलिटी आपने देख ली, स्टेबिलिटी किसके देख ली? जो स्टेबिलिटी यहां पर एल्कीन की आई है वही सेम स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की भी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? हमने मान लीजिए डबल बॉन्ड को काटा, यहां पर हमने प्लस बनाया, यहां डबल बॉन्ड को काटा, यहां पर प्लस बनाया, यहां डबल बॉन्ड को काटा, यहां प्लस बनाया, यही तो प्लस आएगा। बताइए सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, अभी आपको बताया था सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पर होगा, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा तो आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज्यादा, तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। समझ में आ गया ना? हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से देख लो, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या बता रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को बता रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, इसको जरा देखिए, ठीक है ना। यहां पर जरा देखिए, ये बॉन्ड कटेगा, इसके ऊपर आया मान लीजिए प्लस, ये बॉन्ड कटा, यहां पर आया प्लस, ये बॉन्ड कटा, यहां पर आया प्लस। हर जगह पॉजिटिव चार्ज आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन आपको दिख रहा होगा, हर जगह पॉजिटिव चार्ज वैसे ही आपके बेंजीन रिंग के जस्ट लगे हुए कार्बन पर आ रहा है। लेकिन अब कैसे पता करोगे? यहां पर लगे हुए हैं डिफरेंट ग्रुप। आप मुझे बताइए, CH3 क्या करता है? प्लस R लगाता है, Cl क्या करता है? माइनस I लगाता है, ये माइनस R लगाता है। आप मुझे बताइए, प्लस R स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा या माइनस R या माइनस I बढ़ाएंगे? जाहिर सी बात है, हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी है तो प्लस वाले चाहिए, तो ये स्टेबल कर रहा है कार्बोकेटाइन को, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इन दोनों में दोनों ही अनस्टेबल कर रहे हैं, कौन कम अनस्टेबल कर रहा है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो ये जो है माइनस आई लगा रहा है, तो ये जो है वो आपका कम जो है अनस्टेबल कर रहा होगा, तो दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा और तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा। समझ में आया? सभी लोग बताते रहे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई तो एक बार यस करके बता दें। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपका ये खत्म हो जाता है अब, ठीक है ना। अब आपके सामने आती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, खत्म हो गई। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। आई होप कि आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन किसकी है? एल्कीन की। तो डिटेल में और जाकर अच्छे से हम पढ़ेंगे यहां पर एल्कीन में। एल्कीन में डिफरेंट टाइप के जो है वो आपके उनका अटैक करके दिखाएंगे एजेंट, रिएजेंट का आपका, जैसे कि H2SO4 का अटैक इस पर करवाएंगे, और वाटर का अटैक करवाएंगे, HCl का करवाएंगे, HBr का करवाएंगे, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर अटैक करवा कर एल्कीन में आपके प्रोडक्ट हम लोग बनाया करेंगे, ठीक है ना। तो वहां पर हम करवाएंगे, लेकिन अभी आपको जो मैकेनिक मैंने समझाई है उतना ही आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको अभी यहां पर नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, अब हम किसके बारे में बात कर लेते हैं? अब हम बात करेंगे यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सभी लोग यस करके मुझे बता दें, क्या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ने के लिए तैयार हो? यस और नो एक बार मुझे बता दें। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। अभी तक आपको समझ में आया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन होता है। कौन अटैक करेगा पहले? इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा। क्या न्यूक्लियोफाइल नहीं करता है? बिल्कुल करता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल बाद में अटैक करेगा, सेकंड स्टेप में अटैक करेगा। जिस स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, क्या उसको मैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल सकता हूं? स्लो स्टेप बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, यहां पर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर गया। इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, कहां पर अटैक करेगा? निगेटिव वाले पर। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बचा रह जाएगा, यानी कि कार्बोकेटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन किस पर डिपेंड करेगी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करेगी। अच्छा, मान लो अगर आपको कार्बोकेटाइन जो है मैकेनिज्म से नहीं करना है, तो क्या यूज करोगे? मार्कोनिकॉफ रूल यूज करोगे। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि निगेटिव वाला पार्ट उस वाले कार्बन पर अटैक कराओ, उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर अटैक कराओ जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, ठीक है ना। क्या हर जगह लागू होगा? नहीं, सिमेट्रिकल एल्कीन में लागू नहीं होगा। तो क्या करोगे? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन को देखोगे और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के हिसाब से बता दोगे, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं
फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की। क्या मुझे बताने की जरूरत है? कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप जानते हो। फ्री रेडिकल नाम से ही पता चल रहा है। बताइए कौन ऐड होता होगा? ऐड होने वाला होगा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल यहां पर ऐड होता होगा पहले, ठीक है ना? पहले क्या फ्री रेडिकल ही ऐड होता है? आइए आपको बताते हैं। आइए, रिएक्शन ऑफ एल्कीन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल जो आपकी मैकेनिज्म होती है एडिशन रिएक्शन, वो किसकी? दोनों ही कौन देता है? एल्कीन देता है। लेकिन ये एक प्रकार का स्पेशल टाइप का केस भी कह सकते हो आप एल्कीन का। क्या होता है कि रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद HBr, केवल और केवल HBr के साथ ही देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए क्या HF फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देगा, मतलब फ्री रेडिकल रिएक्शन देगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, आप तुरंत मना करोगे नहीं देगा। अगर आपसे बोला जाए कि HCl देगा, तुरंत मना करोगे नहीं देगा। अगर HI देगा, बिल्कुल मना कर दोगे नहीं देगा। कौन देगा? केवल केवल HBr देगा। और HBr भी ऐसे नहीं देगा। HBr क्या देगा? इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड की प्रेजेंस में यहां पर ये चीज देखने को मिलेगी। परऑक्साइड की प्रेजेंस में Br फ्री रेडिकल बनता है और Br फ्री रेडिकल अटैक करता है किसके ऊपर जाकर? एल्कीन के ऊपर जाकर अटैक करता है। यही कारण है कि आपका इसको क्या बोलते हो आप? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बोलते हो। और परऑक्साइड की प्रेजेंस में चूंकि काम हो रहा है, इस वजह से इसको हम परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परऑक्साइड इफेक्ट। एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये किस साइंटिस्ट ने खोजा था? खरास, खरास नाम था। इस वजह से हम उन साइंटिस्ट के नाम पर इसको हम खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। खरास साइंटिस्ट ने इस वाली रिएक्शन को पकड़ा था, स्पेशल टाइप की रिएक्शन, ठीक है ना? अब बात आती है कि इसमें कैसे क्या होगा। तो मैं एक सीधी सीधी बात आपको बता दूं, जैसे कि आपके सामने वहां पर ट्रिक थी। ट्रिक क्या है? ट्रिक है या रूल है, मान लो कि आपको, अगर आपको एल्कीन दे दी गई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाना है, तो आप क्या करोगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाने के लिए सबसे पहले मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे। 99% वहीं लग जाएगा आपका। तो मार्कोनिकॉफ रूल में निगेटिव वाला पार्ट वहां जहां हाइड्रोजन की संख्या कम। वहीं मैंने कहा था एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी हम पढ़ेंगे जो उल्टा काम करेगा मार्कोनिकॉफ का। तो ये फ्री रेडिकल में अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, आपको मैकेनिज्म नहीं जाना है, मैकेनिज्म के थ्रू नहीं जाना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है, तो आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो, मतलब मार्कोनिकॉफ का उल्टा लगा दो। मार्कोनिकॉफ क्या कहते थे कि निगेटिव वाला वहां जहां हाइड्रोजन की संख्या कम, आप क्या करो? निगेटिव वाले को वहां पहुंचा दो जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आइए यहां पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। एक एल्कीन है मेरे पास, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने इस पर HBr का अटैक कराया इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अभी मैं डिटेल में मैकेनिज्म बाद में बताऊंगा, अभी मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर बनाना हो तो कैसे बनाओगे। ये टूटेगा H+ और Br- में। ध्यान से देख लेना, H+ Br- में तोड़ रहे हो। मैंने अभी आपको बताया, मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। आप इस तरीके को एक प्रकार से ट्रिक कह सकते हो। इसको ये मत कहने ना कि फ्री रेडिकल अगर बनना है तो Br फ्री रेडिकल तो ऐसा होता है, आपने तो Br- बनाकर अटैक करवाए। भैया ये मार्कोनिकॉफ के हिसाब से हम अटैक करवा रहे हैं, ये ट्रिक समझकर आप समझ लीजिए। अभी डिटेल में मैकेनिज्म बाद में बनाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अटैकिंग जो है वो स्पीशीज कौन सी होगी, तो Br फ्री रेडिकल होगा, यही आपको आंसर देना है। समझ में आ गया ना? लेकिन अटैक कैसे करवा दोगे? मार्कोनिकॉफ का उल्टा, एंटी मार्कोनिकॉफ। आइए समझ गए होगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जब यहां से टूटेगा तो इस पर H+, इस पर Br-। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि निगेटिव वाला वहां जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा, ये इस वाले कार्बन पर जाकर अटैक करेगा, तो यहां पर ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा। बिना मैकेनिज्म के थ्रू आपने ये स्टेबल प्रोडक्ट बना दिया, मेजर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करा दी, ठीक है ना? अब मैकेनिज्म क्या कहती है? मैकेनिज्म चूंकि फ्री रेडिकल आपका क्या है? एडिशन रिएक्शन है, तो बताइए जो ब्रोमीन है वो Br- के रूप में जाएगा या Br फ्री रेडिकल के रूप में जाएगा? जाहिर सी बात है, अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो Br फ्री रेडिकल ही अटैक करता होगा। ये तो एक तरीका है, एक ट्रिक है छोटी सी, जहां हमने आपको ये बता दिया। अभी मैंने आपको एक चीज और बताई थी, मैंने कहा था कि केवल और केवल HBr के केस में ही मिलता है। HBr का अटैक जब कराते हो एल्कीन पर इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तभी जाकर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है आपकी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है आपकी। अगर मैं यहां पर ले लूं HI, HCl, HF, तो इनके केस में ये नहीं होगा। कारण क्या है पूछा जाता है। तो देखिए कारण है, दो कारण है आपके। क्या कारण है?
कारण नंबर 1, इन दोनों के केस में जो स्टेप होती है, ये जो H और Cl के बीच है या H और F के बीच का, ये होमोलिसिस होगी तभी तो आपका फ्री रेडिकल बनेगा। तो जब ये होमोलिसिस के लिए जाती है तो ये इंडोथर्मिक हो जाती है, बहुत ज्यादा एनर्जी यहां पर चाहिए होती है और जो कि रिएक्शन को वहीं स्टॉप कर देती है, ठीक है ना। और अगर HI के रूप में अगर पूछा जाए तो HI तो कहोगे यहां तो इंडोथर्मिक नहीं होनी चाहिए, नहीं, यहां इंडोथर्मिक होती भी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर HBr की बात करो और HI की बात करो तो साइज किसका बड़ा है, आयोडीन का, तो बॉन्ड लेंथ भी इसकी ज्यादा होगी, आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा। यही कारण है, बस इसके लिए यही ड्रॉबैक होता है कि ये आसानी से होमोलिसिस हो जाती है और आयोडीन फ्री रेडिकल बनने लगते हैं। आयोडीन फ्री रेडिकल क्या करता है, एल्कीन पर अटैक करना चाहिए था, एल्कीन पर जाकर अटैक नहीं करता, बल्कि ये आयोडीन फ्री रेडिकल अपने जैसे आयोडीन फ्री रेडिकल के साथ मिलकर क्या बनाने लगता है, आयोडीन की फॉर्मेशन कराने लगता है और इस वजह से रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती है। समझ में आ गई मेरी बात। तो दो केस हैं, वैसे आप कॉमन अगर आपको सबके बारे में याद रखना हो तो याद कर सकते हो कि इंडोथर्मिक हो जाती है, ठीक है ना, लेकिन आयोडीन वाला केस अलग से याद रखना। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है इसको डिटेल में आपको समझा देता हूं, ठीक है। आइए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है हम आपको डिटेल में समझा देते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल देख लो, हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास वही एल्कीन है, हमने इस पे HCl का अटैक कराया इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बताइए अटैक कैसा होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ या मार्कोनिकॉफ के हिसाब से? एंटी मार्कोनिकॉफ तो HCl देगा ही नहीं, चाहे पेरोक्साइड डालो या पेरोक्साइड मत डालो, ये हमेशा क्या देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा। एंटी मार्कोनिकॉफ कहां लगता था, फ्री रेडिकल एडिशन में, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा और निगेटिव वाला पार्ट वहां अटैक करेगा हमेशा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो मेजर प्रोडक्ट इसके केस में ये बन जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, पेरोक्साइड डालने से ये नहीं हो जाता कि HCl आपका फ्री रेडिकल देने लगेगा, अभी बताया था HCl फ्री रेडिकल देगा ही नहीं, ठीक है ना। आइए इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, मैकेनिज्म क्या होती है। अभी मैंने आपको सामने एक एग्जांपल लिया था, हमारे पास ये क्या है, आपके पास एक एल्कीन है, इस पर आप HBr का अटैक करवा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्या बन रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से मैंने आपको अटैक करके दिखाया था, ये वाला प्रोडक्ट बनाता। अब इसके अंदर की कहानी देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, कैसे ये मैकेनिज्म होती है, ठीक है ना। आइए डिटेल में समझते हैं। आपके पास जो पेरोक्साइड होती है वो जनरली आपके पास बेंजोइल पेरोक्साइड होती है। बेंजोइल पेरोक्साइड का मतलब C6HCO का आपका होल ट्वाइस C6, यहां पर गड़बड़ है कुछ, ये C6H5 होगा, यहां पर C6H5, यहां 5 नहीं लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना। तो C6H5CO का होल ट्वाइस O2, ये होती है आपकी बेंजोइल पेरोक्साइड। इसका पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको अगर खोल कर दिखाऊं तो पूरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जरा यहां देखो, जरा सभी लोग यहां देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर यहां पर बना हुआ है, यहां पर 5 कर लीजिएगा, गलती से लिखा नहीं है, ठीक है ना, वो मिस्टेक हुई है उसको सही करेंगे, करेक्शन है। ध्यान से देखो, C6H5 C डबल बॉन्ड O, यहां पर ऑक्सीजन और ये एक और ऑक्सीजन यहां पर बॉन्ड है, फिर C डबल बॉन्ड O C6H5, ये होता है आपका बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड। आप मुझे बताइए होमोलिसिस कहां पर पॉसिबल होती है, होमोलिसिस कहां पर होती है, वहां होती है होमोलिसिस जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस जो होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। यहां ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस होगा 0 या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पर होमोलिसिस होने की संभावना है, बस यहीं से होमोलिसिस हो जाती है। जैसे ही होमोलिसिस होगा एक फ्री रेडिकल मतलब यहां पर आएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बताओ कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, जरा ध्यान से देखो, C6H5 C डबल बॉन्ड O के कितने बनेंगे आपके, 2 बनेंगे, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो बेंजोइल पेरोक्साइड से जब होमोलिसिस हुई तो 2 फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन यहां पर हो चुकी है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल आया है ये हो गया अनस्टेबल, क्योंकि इसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या करेगा, ये कार्बन इस ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए अपना ये वाला बॉन्ड भी तोड़ लेगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जैसे फ्री रेडिकल यहां पर बना
उस फ्री रेडिकल को, इस वाले फ्री रेडिकल को खत्म करने के लिए इस वाले बॉन्ड की भी क्या होती है, होमोलिसिस होती है। आप बताइए, अगर यहां पर होमोलिसिस होगी तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास आएगा, ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे और इधर बन जाएगा आपका CO2, मतलब ये किसके रूप में निकल जाएगा, यहां से CO2 के रूप में निकल जाएगा और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, C6H5 की फॉर्मेशन हो जाएगी। C6H5 फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल रैंडमली माइग्रेट कर रहा है, CO2 निकलकर भाग गई। अब ये क्या करेगा, ये जाएगा, अभी मैंने आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बताया था कि एक फ्री रेडिकल अगर कहीं बनता है तो वो शांत नहीं बैठता, वो अपनी प्रेजेंस में एक नए फ्री रेडिकल को पैदा कराता है। ध्यान से जरा देखना, ये फ्री रेडिकल आपका बना, ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस HBr के सामने आएगा। ये जो HBr आपने डाला था ना इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये C6H5 फ्री रेडिकल इस HBr के पास आता है और एक फ्री रेडिकल अपनी प्रेजेंस में एक नए फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कराता है। यहां से बॉन्ड टूटेगा, H फ्री रेडिकल मिलेगा और H फ्री रेडिकल को एक्सेप्ट करके ये बना लेगा C6H6 और अब क्या बच गया आपके सामने, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बच गया। क्या ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल शांत बैठेगा, क्या ये भी शांत नहीं बैठेगा, ये जाता है इस एल्कीन के पास, जो एल्कीन आपने ले रखी है, इस पाई बॉन्ड पर इसकी नजर होती है, यहां से ये पाई बॉन्ड अब टूटेगा, कैसे, होमोलिसिस के थ्रू। यहां पर भी फ्री रेडिकल, यहां पर भी फ्री रेडिकल बनेगा। बताओ कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री या 2 डिग्री? 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। तो दो पॉसिबिलिटी है यहां पर कि पहला तो ये फ्री रेडिकल यहां भी देखो इस वाले कार्बन पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहां पर अटैक कर दे। अगर ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहां पर अटैक कर रहा है तो रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका ये वाला फ्री रेडिकल हो जाएगा, यानी कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल हो जाएगा। दूसरी ये है कंडीशन कि अगर ब्रोमीन ने यहां अटैक कर दिया इस वाले कार्बन पर, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में ये वाला कार्बन जो है वो फ्री रेडिकल की तरह काम करेगा, यानी कि ये 1 डिग्री कार्बन जो है वो आपका फ्री रेडिकल हो जाएगा। आप बताइए आप कौन सा फ्री रेडिकल बनाना चाहते हो, रिएक्शन इंटरमीडिएट में आप बनाए जाते हो 2 डिग्री फ्री रेडिकल। यही कारण है कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल को बनाने के लिए ब्रोमीन कहां अटैक करेगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन वाले फ्री रेडिकल पर अटैक करेगा। जब इस पर अटैक कर देगा तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, यहां पर ब्रोमीन आकर लग गया तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल, जो कि ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल के हिसाब से। यहां पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या इस वाले पर ज्यादा थी, इस वाले पर हाइड्रोजन की संख्या कम थी। मार्कोनिकॉफ कहता था कि वहां अटैक कराओ जहां हाइड्रोजन की संख्या कम। मार्कोनिकॉफ के यहां से हिसाब से यहां अटैक करना चाहिए था, किया यहां पर मार्कोनिकॉफ के उल्टा हो गया। यही कारण है कि डायरेक्ट स्टेप हम जो है वो प्रोडक्ट बनाते समय इतना खेल नहीं खेलते हैं और इसी स्टेप से समझ में आ जाता है कि वहां अटैक करा दो जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा। तो बताइए मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, 2 प्रोडक्ट आपके बनेंगे। पहले मैं दिखा रहा हूं ये वाला जहां पर 1 डिग्री प्रोडक्ट 1 डिग्री फ्री रेडिकल आपका बन रहा है, जो कि लेस स्टेबल होता है, तो ये मेजर प्रोडक्ट नहीं बना सकता। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, वो बनेगा जहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट 2 डिग्री फ्री रेडिकल होगा और यहां पर आपका ये ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, ब्रोमीन यहां अटैक कर गया, मोर स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी और ये जो फ्री रेडिकल है ये किसके द्वारा खत्म किया जाएगा, यहां पर फिर से आपका कौन आ जाएगा, फिर से आपका HBr आएगा और HBr ये फ्री रेडिकल HBr पर जाकर फिर से अटैक करेगा, ये HBr टूटेगा H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल में, और H फ्री रेडिकल जाकर इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा और ये मेजर प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। आई होप कि पूरी मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आपको बार बार ये मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको बार बार नहीं पढ़नी है। आपको क्या करना है, सीधा सीधा एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। आपको पढ़ना जरूरी था, अंदर की कहानी जानना जरूरी था, तो मैंने आपको ये पूरा समझा दिया है। लेकिन आपको पढ़ना क्या है, सीधा सीधा प्रोडक्ट बनाने के लिए एंटी मार्कोनिकॉफ लगाओ और एंटी मार्कोनिकॉफ लगाओगे तो मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है ना, ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पूरी कहानी थी आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की। ठीक है ना, अब इसके बाद स्टार्ट होगा आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपने क्या क्या पढ़ा, पूरा फ्री रेडिकल 2 मिनट में मैं आपको रिवाइज करवा दूं।
फ्री रेडिकल। बताइए कौन देता है? ये भी एक प्रकार की स्पेशल टाइप की रिएक्शन होती है एल्कीन की। किसके साथ होती है? HBr के साथ। किसकी प्रेजेंस में? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। क्या कोई HCl, HF, HI ये दोनों तीनों देंगे? नहीं देते, क्योंकि दो लोगों की इंडोथर्मिक है और यहां पर ये जल्दी बनने लगेगा। HI मिलकर HI फ्री रेडिकल, HI फ्री रेडिकल, HI फ्री रेडिकल नहीं सॉरी आई फ्री रेडिकल मिलकर आयोडीन की फॉर्मेशन करने लगेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि HCl का अटैक करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्या एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ लगाओगे, क्योंकि HCl हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है, फ्री रेडिकल नहीं देता। केवल एक ही एग्जांपल है, हमने यहां पर पूरा मैकेनिज्म आपको समझा दिया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बताओ पेरोक्साइड कौन सा लोगे? पेरोक्साइड लोगे बेंजोइल पेरोक्साइड। करेक्शन है, उसको सही करना है। आइए यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है, आइए डिटेल में आपको समझाते हैं। डिटेल में चर्चा करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। कुछ बताने की जरूरत है क्या? कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, नाम से ही समझ में आ रहा है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब कौन पहले अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में अटैक करेगा, स्लो स्टेप में अटैक करेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती होगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बताओ किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन क्या देते हैं? आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं। कुछ बातें हैं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैं चाहता हूं इन पर आपका ध्यान जाए और आप इनको याद करें। पहला पॉइंट कि जब भी न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करता है तो वो क्या करता है? फर्स्ट स्टेप में अटैक करता है, स्लो स्टेप में अटैक करता है और परपेंडिकुलर टू sp2 हाफ डाइज कार्बोनिल कार्बन पर करता है। मतलब कार्बन है, आपको अभी दिखाएंगे sp2 हाफ डाइजेशन होगा तो उसके परपेंडिकुलर आकर अटैक करेगा, परपेंडिकुलर आकर अटैक करेगा। समझ में आया? और ड्यूरिंग द रिएक्शन जो sp2 हाफ डाइजेशन है कार्बन का, वो किसमें चेंज हो जाएगा? sp2 हाफ डाइज कार्बन आपका sp3 में कन्वर्ट हो जाता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार कार्बोनिल कंपाउंड ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों देते हैं। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। यहां पर पूरी मैकेनिज्म लिखी हुई है, पहले आपको समझना है, उसके बाद आप इसको देखेंगे। ठीक है ना, आइए समझते हैं। इधर थोड़ा समझाते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में कौन कौन होगा? एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा। इन जनरल मैं कार्बोनिल कंपाउंड को ये दिखा दे रहा हूं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर आपका सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप है। आपको पता है यहां पर क्या होगा? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव? इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है ऑक्सीजन। मैं पूरा यहां पर दिखा रहा हूं, ये पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो सकते हैं? इस ऑक्सीजन के ऊपर। इसके ऊपर आ गया निगेटिव, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। ठीक है ना, जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं आगे करके आपको दिखा रहा हूं। यहां पर इसके पास पॉजिटिव, ये हुआ और यहां ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव, ये बन गया ना। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात सभी लोग सुनेंगे। अब आप मुझे बताइए कार्बन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? कार्बन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। 3 बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। बताओ 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है या फिर इलेक्ट्रॉन रिच है? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने के साथ साथ और क्या दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव चार्ज। एक तो भैया इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट और दूसरा रख दिया पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल कर दिया। इस कार्बन को हाईली अनस्टेबल कर दिया। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? कार्बन को दुखी देख पाओगे? नहीं। सबसे पहले क्या करोगे? इसको स्टेबल करने का काम करोगे। हमने कोई भी एक ऐसा कंपाउंड डाला जिसमें आपकी 2 चीजें थी, एक आपका X प्लस था और एक में बाई माइनस था। आप बताइए इसको किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉनों की। तो क्या प्लस के पास कभी भी प्लस वाला आ सकता है? नहीं आ सकता। तो कौन जाएगा? माइनस वाला जाएगा। जैसे ही माइनस वाला अटैक किया तुरंत क्या बनेगा? जरा ध्यान से देखिएगा, शायद आपको इधर दिखाई ना दे तो मैं इधर बनाकर दिखा रहा हूं। यहां पर अटैक करने के बाद क्या बन जाएगा आपका? देखो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, यहां पर आपका ये अटैक कर गया, इधर ये इधर, टोटल 4 बॉन्ड इसके हो गए। अब ये अपने आप को स्टेबल फील कर रहा है, स्टेबल महसूस कर रहा है। अब आप कहेंगे निगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन पर भी था, चार्ज जब भी आता है तो वो अनस्टेबिलिटी लेकर आता है। अरे भाई मेरी बात सुनो, आप जरा देखो, पहली बात तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट,
ऊपर से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो वो हाईली अनस्टेबल हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है ना, निगेटिव चार्ज, और उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी भी नहीं है। जाहिर सी बात है ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं होता है, वो कुछ देर उसको रख सकता है, इस वजह से वो हाईली अनस्टेबल नहीं है जितना अनस्टेबल ये हो गया था। यही कारण है कि पहले न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाई दी। अब ये कैसे अटैक करेगा आइए मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना। आइए अब यहां पर आप समझ जाएंगे, अब आप यहां पर समझ जाएंगे, अब मुझे ज्यादा समझाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ जरा देखते हैं, एक कोई अच्छा सा कलर में यहां पर सेलेक्ट कर लूं जिससे कि आपको दिखाई दे और आप अच्छे से समझाएं। चलो यहां पर येलो सेलेक्ट कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पर जरा देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है। इस कार्बन पर मैंने अभी आपको बताया पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। बताओ इस कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड है या दो पाई बॉन्ड है? हमने आपको बताया था अगर किसी कार्बन के पास 0 पाई बॉन्ड होता है, 0 पाई बॉन्ड अगर किसी के पास हो, किसी भी कार्बन के पास अगर 0 पाई बॉन्ड हो, फिर से देख लो एक बार, थोड़ा सा वो हो रहा है ना, एक मिनट, कलर में चेंज कर लूं, मजा नहीं आ रहा है इस कलर में, हमने नेगेटिव वो ब्लैक ले लिया। जरा ध्यान से देखो, अब साफ दिख रहा होगा। अगर किसी के पास 0 पाई बॉन्ड है किसी कार्बन के पास तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, अगर किसी के पास 1 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, अगर किसी के पास 2 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, बोलो ना, sp हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। आप मुझे बताइए इसके पास कितने पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या दिखाई दे रहा होगा, sp2 दिखाई दे रहा होगा। शेप कैसी होगी इसकी, प्लेनर होगी। अभी मैंने हाल ही में ही आपको बताया था कि ये जो न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा, हमने ले लिया HCN, HCN को जब भी आप काटोगे तो H प्लस CN माइनस में टूटेगा, न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में अटैक करेगा क्योंकि कार्बन ज्यादा अनस्टेबल है, तो ये अटैक किया। कैसे अटैक करेगा, ध्यान से देख लेना, परपेंडिकुलर। जैसे ही परपेंडिकुलर अटैक किया, यहां पर इसका पाई बॉन्ड चला गया, 0 पाई बॉन्ड इसके पास हो जाएगा। आप बताइए sp2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कोई लोन पेयर इसके पास है, कोई लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर है। कितनी बॉन्ड पेयर हो जाएंगी, 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। शेप कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, मतलब प्लेनर से किस में चेंज हो गया, टेट्राहेड्रल में चेंज हो गया। परपेंडिकुलर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज को भी तो खत्म करना है, तो सेकंड स्टेप में आपका ये H प्लस आयन अटैक करेगा और इस तरीके से आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइज यहां पर ये बन जाएगा। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये समझ में आए होगी पूरी मैकेनिज्म, ज्यादा इसमें कुछ कलाकारी करनी नहीं है। एक कॉमन मैंने आपको बता दी, सारे जो है वो आपके कार्बोनिल कंपाउंड में यही होगा। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आपका पूरा एडिशन रिएक्शन अब यहां पर खत्म होने वाला है। दूसरा यहां पर अब बनता है, कुछ चीजें बची हुई हैं, आइए देख लेते हैं जल्दी जल्दी इनको भी, कि रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर आपको पता करना हो कि क्या होगी, तो ये रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओवर कार्बोनिल कार्बन। मतलब कार्बोनिल कार्बन जो है उसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, आप बताइए न्यूक्लियोफाइल को उतना ज्यादा अच्छे से दिखेगा और उतनी जल्दी इस पर अटैक करेगा। ठीक है ना, आप बताइए कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कहां पर होगा, एल्डिहाइड में होगा या कीटोन में होगा। एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO, एक ही R ग्रुप होता है। R ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। अगर मैं कीटोन को देखूं, RC डबल बॉन्ड हो, यहां तो दो R ग्रुप लगे हुए हैं, ये तो और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे यहां पर। तो जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा वही न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा। एल्डिहाइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है कीटोन की तुलना में, तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी कीटोन से। समझ में आ गया ना, यहीं पर यही पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन ड्यू टू लेस नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, क्योंकि एल्डिहाइड के पास लेस नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होते हैं। प्लस आर, या हम कहें राही रूल जो है वो इसमें नहीं लग पाएगा, आपका कम लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा ज्यादा आर के होने से। ठीक है ना, तो आप समझ रहे होगे।
आइए यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर दोनों तरफ H लगे हुए हैं, यहाँ एक CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, 2 CH3। कहां पर पॉजिटिव ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर ज्यादा होगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कम कर रहा है, जबकि यहाँ तो 2 CH3 लगे हुए हैं, यहाँ पर सबसे कम होगा, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, 1 2 3। ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देख लो। इस वाले क्वेश्चन में क्या है आपका ये वाला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं HW में, समझ जाओगे, कर लोगे। ठीक है ना। ये HW में आपके लिए क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देख लो। अच्छा, एम्स वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ईज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन द गिवन कंपाउंड इज। बताइए कहां पर आपका होगा, न्यूक्लियोफाइल कहां जल्दी अटैक करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना। तो यहां पर ये दे रखा है आपका, देखो एरोमेटिक कीटोन, यहां पर एल्डिहाइड दे रखा है, यहां पर आपकी कीटोन दे रखी है। जाहिर सी बात है क्या कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, बी की। अब बात आती है कि अब ए और सी में कैसे देखें। तो हमेशा याद रखो, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो आपके क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे आपके किसके, आपके एलिफेटिक जो है कार्बोनिल कंपाउंड से। एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड लेस रिएक्टिव क्यों हो जाते हैं, एरोमेटिक में आपको पता है रेजोनेंस होगा, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। जब डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल को मिल पाएगा अटैक करने के लिए, नहीं मिल पाएगा। यही कारण है कि एरोमेटिक कंपाउंड की जो है वो रिएक्टिविटी कम हो जाती है एलिफेटिक से, क्योंकि वहां पर रेजोनेंस नहीं होता है। ठीक है ना। तो यहां पर लिखा हुआ है नोट में, एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन आर ऑलवेज लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये आपका एरोमेटिक है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो ये BCA इसका ऑर्डर हो जाएगा। आओ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा आपका फॉर्मल्डिहाइड, फिर आपका ये वाला देख लेना, यहीं पर लिखा हुआ है सबसे ज्यादा एल्डिहाइड आएगा। एल्डिहाइड में भी आपका कौन सा, एलिफेटिक देन एरोमेटिक, और फिर आपके कीटोन आएंगे, कीटोन में भी कौन, एलिफेटिक देन एरोमेटिक। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो ये हो गया कंप्लीट आपका एडिशन रिएक्शन। अब इसके कुछ क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको दे दूंगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक ही क्लास में मैं पूरा खत्म करने वाला हूं, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आपका उसी क्लास में होगा, जिसमें आपका सेम में न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी अब आपको सेम एक ही क्लास में समझा देंगे। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको इस क्लास में मजा आया होगा। अगर क्लास में मजा आया तो मैं आपसे कहना चाहूंगा इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। प्लीज इस सेशन को लाइक जरूर करें। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। बताइए मजा आया या नहीं आया, सभी लोग यस करके मुझे बता दें एक बार। चलिए, तो आपने क्या क्या सीखा, पूरा एडिशन रिएक्शन मैंने आपको बताया, इससे बाहर कुछ नहीं है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, ये वाला चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को तो अपने दिमाग में आपको बिठा ही लेना है। ठीक है ना। तो ऐसे ही आपकी अल्टरनेट डे पर अब क्लास चलेगी। कल आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लेकर आएंगे, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा सब्स्टिट्यूशन खत्म कर देंगे। कल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, हो सकता है कि आपका केमिकल बॉन्डिंग जो हम अंडरलाइन करवा रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा अंडरलाइन करवा दें। ठीक है ना, मैक्सिमम चीजें कल करवा देंगे और 2 क्लासेस में पूरा केमिकल बॉन्डिंग को हम खत्म करवा देंगे। ठीक है ना। तो उसका इंतजार करिए यार, रोज रात 10 बजे ज्वाइन करते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।